हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। प्रिय व्यूअर्स, दृष्टि IAS के नए प्रोग्राम प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज में हम UPSC और अलग अलग स्टेट PCS की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को विश्लेषण के साथ हल करेंगे। जानकारी के साथ साथ सही उत्तर का चयन करते समय कौन से ट्रिक कारगर साबित होते हैं उन्हें भी सीखेंगे। विकल्पों की छंटनी करना, बुनियादी अवधारणा को समझना, तथ्यों और अतिवादी व विशेष शब्दों पर ध्यान देने का अभ्यास करने की भी कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत हम हर एपिसोड में 5 सवालों को हल करेंगे। टीम दृष्टि द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज नामक पुस्तक श्रृंखला को आधार बनाइए। इसमें UPSC समेत विभिन्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए करीब 8 से 10 हजार प्रश्नों का संकलन, उत्तर व विश्लेषण के साथ तैयार किया गया है। इस सीरीज की कुछ किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और कुछ आने वाले समय में आएंगी। प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज के सेशन 20 में आपका स्वागत है। प्रिय व्यूअर्स, यह प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज 2019 का लास्ट सेशन है। आज के सेशन में हम विविध से जुड़े प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड यानी PNGRB भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय है। दूसरा, PNGRB का एक कार्य गैस के लिए प्रतियोगी बाजारों को सुनिश्चित करना है। तीसरा, PNGRB के निर्णयों के विरुद्ध अपील विद्युत अपील प्राधिकरण के समक्ष की जाती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3 या फिर D 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन B यानी केवल दूसरा और तीसरा कथन ही सही है। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रिय व्यूअर्स, यहाँ ऑप्शन को आसानी से एलिमिनेट किया जा सकता है। पहले कथन को हम देखें तो इसे आसानी से हटाया जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आजादी के बाद भारत में कई नियामकीय निकाय गठित किए जा चुके हैं, जबकि PNGRB को 2006 में सेटअप किया गया था। PNGRB को एक अधिनियम के तहत ही गठित किया गया था, इसलिए यह एक सांविधिक निकाय है। पहला कथन गलत है, चूंकि पहला कथन पहले, तीसरे और चौथे विकल्प में मौजूद है, इसलिए ये तीनों ही विकल्प गलत हो जाएंगे। बचेगा B जो कि इसका उत्तर होगा। इस निकाय के कार्यों की बात करें तो इसके कुछ कार्य हैं, जैसे पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित विशिष्ट गतिविधियों में संलग्न इकाइयों और उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण, गैस के लिए प्रतियोगी बाजारों को सुनिश्चित करना, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को छोड़ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद एवं प्राकृतिक गैस के शोधन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण, विपणन एवं बिक्री का विनियमन, देश के सभी क्षेत्रों में पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद एवं प्राकृतिक गैस की सुगम और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना। इन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद समझ आता है दूसरा कथन सही है। आखिरी कथन की बात करें तो यह भी सही है, क्योंकि PNGRB एक्ट 2006 में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो अपीलेट ट्रिब्यूनल विद्युत अधिनियम 2003 के तहत गठित किया गया है, वही अपीलेट ट्रिब्यूनल PNGRB बोर्ड द्वारा जो निर्णय दिए जाएंगे उनके खिलाफ अपील करने के लिए होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन B। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक कारोबार सुगमता सूचकांक यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का उप सूचकांक नहीं है? A कानून और व्यवस्था बनाए रखना, करों का भुगतान करना, संपत्ति का पंजीकरण करना या फिर निर्माण परमिट संबंधी कार्य करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन A यानी कानून और व्यवस्था बनाए रखना। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रिय व्यूवर्स, यह एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि UPSC अक्सर रिपोर्ट और इंडेक्स पर सवाल बनाता है। दूसरी बात, प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व करने का एक फायदा यह भी है
कि हमसे कभी कभी पहले पूछे गए सवालों से ही रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाते हैं। इसी प्रश्न की बात करें तो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर 2016 में प्रश्न पूछा गया था, लेकिन तब यह सवाल जारी करने वाली संस्था पर बना था, लेकिन इस बार उसके उपसूचकांक पर पूछा गया। पहले तो यह बता दें कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट अब डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के नाम से ही जानी जाती है। इसी रिपोर्ट में एक इंडेक्स भी जारी होता है। यह रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करता है। इसके उपसूचकांकों में शामिल है कारोबार की शुरुआत, निर्माण परमिट से डील करना, विद्युत आपूर्ति, संपत्ति का पंजीकरण, साख प्राप्ति यानी गेटिंग क्रेडिट, छोटे निवेशकों का हित, करों का भुगतान, पार सीमा व्यापार, अनुबंधों का लागू किया जाना एवं दिवालियापन मामलों का निपटान। लिहाजा हम समझ सकते हैं कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने को डूइंग बिजनेस के सब इंडेक्स में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए ए इस सवाल का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने नागरिकों के लिए दत्त संरक्षण यानी डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के लिए सामान्य दत्त संरक्षण विनियमन यानी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन नामक एक कानून अप्रैल 2016 में अपनाया और उसका 25 मई 2018 से कार्यान्वयन शुरू किया गया? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी यूरोपीय संघ। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रिय व्यूवर्स, यहाँ क्वेश्चन करंट बेस्ड बनाया गया है। चलिए जीडीपीआर यानी जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन पर बात करते हैं। हालांकि इसकी ऊपरी जानकारी पहले ही सवाल में दे दी गई है कि जीडीपीआर को साल 2016 में अडॉप्ट किया गया और 2018 में इसे लागू किया गया। यह कानून यूरोपीय संघ ने अपने लोगों के पर्सनल डाटा के प्रोटेक्शन के लिए बनाया था। ईयू का मानना है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था की वृद्धि में लोगों के पर्सनल डाटा का बड़ा रोल है और सरकारें एवं एजेंसीज लोगों के इस डाटा का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से करते हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि लोगों के पर्सनल डाटा के प्रोटेक्शन के लिए एक कानून होना जरूरी है। इस कानून के मुताबिक डाटा कंट्रोलर को कंसेंट टर्म्स प्रोवाइड करना जरूरी होता है। यह कानून पर्सनल डाटा के संबंध में रिपोर्टिंग करने की जिम्मेदारी और उसके एनफोर्समेंट को मजबूत बनाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ नाभिकीय क्षेत्र में सहयोग क्षेत्रों के प्राथमिकीकरण और कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना नामक सौदे पर हस्ताक्षर किया है? जापान, रूस, यूनाइटेड किंगडम या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी रूस। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रिय व्यूवर्स, यह भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जिसे करंट अफेयर्स से पूछा गया है। बता दें कि 2018 में भारत और रूस के बीच जब 19वीं संयुक्त बैठक हुई तो दोनों ने एक एक्शन प्लान पर हस्ताक्षर किए ताकि असैन्य नाभिकीय साझेदारी को और आगे बढ़ाया जा सके। इस दौरान हुए समझौते में नाभिकीय क्षेत्र में सहयोग क्षेत्रों के प्राथमिकीकरण और कार्यान्वयन पर बल दिया गया। समझौते के तहत दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि भारत में 6 नाभिकीय रिएक्टर बनाने की परियोजना शुरू की जाएगी और यह परियोजना रूस के डिजाइन पर आधारित होगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? एक प्रकार के डायनासोर का जीवाश्म, एक आदि मानव जाति या फिर स्पीशीज, पूर्वोत्तर भारत में प्राप्त एक गुफा तंत्र या फिर भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में भूवैज्ञानिक कल्प? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी डेनिसोवन शब्द आदि मानव जाति से संबंधित है। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रिय व्यूवर्स, यह टर्म साल 2019 में काफी खबरों में रहा। दरअसल में चीन में कास्टर गुफा से कुछ फॉसिल रिकवर किए गए थे। बाद में इनका विश्लेषण किया गया और बताया गया कि डेनिसोवन 1,60,000 साल पहले तिब्बत के पठार पर रहते थे। बता दें कि इससे पहले डेनिसोवन के सबूत पहली बार 2008 में खोजे गए थे। इन्हें रूस के साइबेरिया के अल्टाई पर्वतों के पास खोजा गया था और
इसके बाद यह पहला मौका था जब अल्टाई पर्वतों के पास मौजूद डेनिसोवा गुफाओं के बाहर कहीं और डेनिसोवन के फॉसिल देखे गए हों। विश्लेषण के बाद यह भी बताया गया कि डेनिसोवन जाति के मानव काफी अधिक ऊंचाई पर रहने के आदतन थे और बहुत कम ऑक्सीजन के वातावरण के प्रति भी वे अनुकूल थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। तो ये था प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज 2019 का लास्ट सेशन। इसके साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।